ओके हाँ शुरू स्टार्ट। यस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में हम सबसे पहले समझेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, क्यों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। इट इज अ डिस्प्यूट बेसिकली अ डिफरेंस, कोई भी झगड़ा, कोई इनके बीच में कोई डिफरेंस है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होएगा। किसके किसके बीच में होएगा वो? बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, दो सेट ऑफ एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होएगा। बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन भी। तो सेक्शन 2 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करता है और फिर कहता है विच इज कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और with the conditions of labor of any person। तो कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट को लेके या नॉन एम्प्लॉयमेंट को लेके और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके या कंडीशंस, लेबर की कंडीशंस के ऊपर, अंदर फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में क्या कंडीशन उसको लेके, ऑफ एनी पर्सन। ये जो एनी पर्सन है वर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी वर्कमैन, इट इंक्लूड्स वर्कमैन। ये जो जजमेंट मैंने नीचे दी है, वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी एस्टेट 58 सुप्रीम कोर्ट 353, इसमें बताया हुआ है कि ये एनी पर्सन विल इंक्लूड ऑल पर्संस, ठीक है, मतलब ऑल वर्कमैन बेसिकली। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हम स्टार्ट करते हैं, तो आगे जाते हैं। सेक्शन 2A कहता है डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन or any dispute arising thereof would also amount to industrial dispute। सेक्शन 2 कैपिटल A में ये दिया हुआ है कि डिस्चार्ज किसी को कर देता है नौकरी से, डिसमिसल कर देता है, रिट्रेंचमेंट कर देता है और टर्मिनेशन कर देता है। और एनी डिस्प्यूट अराइजिंग देयरऑफ, उस सब चक्कर में कोई भी डिस्प्यूट और भी अराइज हो रहा है, तो दैट विल आल्सो अमाउंट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी हुई है, बहुत सिंपल है, जो एम्प्लॉय करता है बेसिकली। और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एम्प्लॉयर मींस जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हम थ्रू करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उस फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंडस्ट्री डेफिनेशन जो है बहुत ही एलाबोरेट, पहले बहुत छोटी थी, पर 1978 में एक जजमेंट आई, आप सबने सुनी होगी, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा। तो वो जजमेंट जो आई, बेंगलोर वाटर सप्लाई AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 548, इसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया गया। पहले इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन क्लॉज में था वो सिंपल ऐसे था कि इंडस्ट्री मींस एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। तो बहुत लिमिटेड सी डेफिनेशन थी इंडस्ट्री की, बट इस जजमेंट में इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया। 7 जजेस जजमेंट है ये, उसमें का इट्स मीनिंग हैविंग वाइड इंपोर्ट, नेचर ऑफ एक्टिविटी बीइंग द डिटरमिनिंग फैक्टर, नॉट चेंजिंग एज टू हु इज अंडरटेकिंग इट, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। इसमें एक ट्रिपल टेस्ट जो सामने आया बाद में, जो गाइडिंग फैक्टर बना वो एक ट्रिपल टेस्ट बना। उसमें था, ट्रिपल टेस्ट में क्या था, देयर शुड बी सिस्टमैटिक एक्टिविटी। अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कोई सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन के साथ वो हो रही है, फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑब्लिक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेस। तो ये जो 3 ट्रिपल टेस्ट था 1978 से लेके आज तक का, ये ट्रिपल टेस्ट चल रहा है टू फाइंड आउट वेदर जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एम्प्लॉयर है वो इंडस्ट्री डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता। तो इसके बाद 82 में एक अमेंडमेंट हुई 1947 के एक्ट में, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को ही एलोबरेट कर दिया बहुत ज्यादा, और सारा कुछ लिख दिया जो जजमेंट में से आता था, जजमेंट को ही बेसिकली डेफिनेशन बना दिया। इंडस्ट्री मींस एनी सिस्टमैटिक, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री के पहले जो डेफिनेशन थी अलग थी, वो भी मैं आपको पुराने एक्ट में देखेंगे तो आप मिल जाएगी, उसमें सिर्फ था मींस एनी बिजनेस ट्रेड। यहाँ पे इंडस्ट्री मींस एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी, वही ट्रिपल टेस्ट इन्होंने यहाँ से ले लिया।
carried on by cooperation between an employer and his workmen, whether such workmen are employed by such employer directly or by or through any agency, including a contractor, for the production, supply, or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants or wishes, not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature. Whether or not any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity is carried on with a motive to make any gain or profit. तो इससे मतलब नहीं कैपिटल उसमें लगा है कि नहीं लगा, प्रॉफिट है कि नहीं है, इस सब चीजों से नहीं है. बट डस नॉट इंक्लूड, उसने कह दिया कि डस नॉट इंक्लूड व्हाट, any agricultural operation, hospitals or dispensaries, educational, scientific, research or training institutions owned or managed by organizations wholly or substantially engaged in any charitable, social or philanthropic service, khadi or village industries, any activity of the government related to the sovereign functions, any domestic service, any activity being a professional practiced by an individual or the chartered accountant or lawyers की, any activity being an activity carried on by cooperative society or a club. तो ये एक्सेप्शंस दे दी डेफिनेशन क्लॉज में ही, पर इस डेफिनेशन को आज तक कोर्ट्स ने माना नहीं है, और कोर्ट्स ने फिर भी बेंगलोर वाटर सप्लाई का जो जजमेंट है उसको लेटर इन स्पिरिट माना है अभी तक. बट 2017 में ये जजमेंट भी फर्दर रिव्यू के लिए 9 जजेस बेंच को रेफर हुई है. एक 7 जजेस बेंच जस्टिस टी एस ठाकुर के हेडेड था, उन्होंने ये रेफर किया 9 जजेस बेंच को. तो क्योंकि बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत सारी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स को बाहर निकलने की कोशिश हो रही थी इंडस्ट्री की डेफिनेशन से, तो ये सारी लड़ाई थी, इसलिए बहुत सारी जजमेंट्स आई, केसेस आए. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, दिस जजमेंट इज 78, इट्स नीड्स अ रिव्यू, इसको हम दोबारा से करते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन कैसे दोबारा से बनती है. तो अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पार्टनर्स कौन कौन होंगे? डिस्प्यूट किसके बीच में होगा? एम्प्लॉयर्स के बीच में आपस में, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन. अब वर्कमैन के लिए हम आते हैं वर्कमैन की डेफिनेशन में, वो सेक्शन 2S में दी हुई है. वर्कमैन की भी बहुत एलोबरेट डेफिनेशन दी हुई है एक्ट में ही. मींस एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रेंटिस जिसको हम अप्रेंटिसशिप के लिए रखते हैं वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है. एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड. देखो सारा कुछ समझ आता है, बट सुपरवाइजरी वर्क है ना, जो इसमें आती है लिटिगेशन. हम कहते हैं कोई क्लर्क है, उसकी प्रमोशन होगी, बाद में उसको सुपरवाइजर बना दिया, पर एम्प्लॉयर ने उसको अच्छा काम देख के ऐसा रिवॉर्ड उसको सुपरवाइजर बनाया है. ऐसा कुछ सुपरवाइजर की पावर नहीं है, वो क्लर्क की काम उसने वही करना है. हाँ, 4 लोगों को और उसने सुपरवाइज देखना जरूर है. इट इज एज अ रिवॉर्ड, एज सच ही इज नॉट अ सुपरवाइजर. सुपरवाइजर वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड. अगर उसको रिवॉर्ड ऐसा गुडविल उसको रखा है, या फिर एक वैसे थोड़े टाइम के लिए रखा है, तो वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल करेगा, बट अदरवाइज नहीं करेगा. जो सुपरवाइजर होएगा वो फॉल नहीं करेगा वर्कमैन की डेफिनेशन में. Whether the terms of employment be expressed or employed, and the purpose of any proceeding under this act in relation to industrial disputes include any such person who has been dismissed, discharged or retrenched. जो भी बंदा डिसमिस हुआ, डिस्चार्ज हुआ, रिट्रेंच्ड हुआ है, वो वर्कमैन कहलाएगा. और इसमें एक एक्सेप्शन क्लॉज है, कौन नहीं होएगा? वो इज सब्जेक्ट टू एयरफोर्स, आर्मी, ऑब्वियसली वो बाहर हो गया, डिफेंस फोर्सेस. वो इज एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस और एज एन ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ प्रिजन. पुलिस और प्रिजन वाले भी बाहर है. वो इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी. जो मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बाहर है, क्योंकि he is managing the things. He cannot be workman. Who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding 1,600 rupees. तो ये पुराना है 1,600, ये as per wages चेंज होता रहता है. Functions mainly of a managerial nature. तो वो जो mainly उसका functions है वो managerial nature के हैं. तो वो दोनों चीजें आ गई. कौन आएगा? जो for hire और reward होएगा, बट कौन नहीं आएगा? जो managerial nature के functions जिसके पास होंगे. ठीक है, और इसकी एक सैलरी डिफाइंड होगी, वो उससे ऊपर होगी. I think the salary is 10,000 per month these days. हाँ, अब वो बढ़ गई है. पहले ये पुराने एक्ट में 1,600 रुपए थी, अब 10,000 है. अब 10,000. तो अप्रेंटिस इससे साफ पता लगता है. अप्रेंटिस के ऊपर जजमेंट्स आती हैं, केस लॉ आते हैं कि अप्रेंटिस इज अ वर्कमैन.
सेल्समैन है, जैसे कोई दुकान में काम करता है वो सेल्समैन, अगर फैक्ट्री का सेल्समैन है, फैक्ट्री की डेफिनेशन में आता है तो वो सेल्समैन भी है। इसके बाद देखा था पीस रेट वर्कर्स। पीस रेट वर्कर्स कौन सा, जैसे आपने देखा बीड़ी जहां बनती है फैक्ट्रीज में, तो बीड़ी वाले को क्या पैसे, वो जितने पीस वो एक दिन में बांधते हैं उसके हिसाब से पैसे देते हैं, तो उनको पीस रेट वर्कर कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, इनको पर पीस के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो क्या वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में आएंगे? तो ये सब जजमेंट्स है, जजमेंट्स कहती है हाँ आएंगे, पर अगर वो रेगुलरली काम कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, ये नहीं कभी आए कभी नहीं आए, स्वीट वेल नहीं आए, तो जजमेंट से कहती है पीस रेट वर्कर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन वर्कमैन डेफिनेशन। पर्सन्स वर्किंग इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी नो, ठीक है, बट फॉर हायर और रिवॉर्ड तो यस। तो ये जजमेंट बहुत पुरानी है, 94 की जजमेंट है और 71 की, दो जजमेंट्स है। 94 वाली कहती है डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस बट द नेचर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बाय हिम इज इंपॉर्टेंट। तो उसकी क्या पोस्ट है उससे मतलब नहीं है, मैनेजर कह दिया काम आप उससे चपरासी का ले रहे हो तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा। The test of substantial nature of employment is to be applied to decide whether, तो substantial nature test है ये कि substantially वो क्या काम कर रहा है, उसको वर्कमैन की डेफिनेशन में अगर फॉल करना है तो वो कैसे फॉल करेगा कि इसका substantial nature of work क्या है। अब ये होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इंडस्ट्री क्या और वर्कमैन क्या है। इंडस्ट्री और वर्कमैन के बीच में जो डेफिनेशंस हैं, उसके बाद आता है कि इस एक्ट बना क्यों है, कि जब कोई डिस्प्यूट होएगा तो उसको सॉल्व करना है, रिजॉल्व कराना है। तो रिजॉल्व कराने के लिए एक सेक्शन 10 में है रेफरेंस, कि रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। तो अब किसी वर्कमैन का कोई डिस्प्यूट है तो वो कहां जाएगा, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएगा और कहेगा कि मेरा ये डिस्प्यूट है, आप इसको रिजॉल्व कराओ। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिजॉल्व कराने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड कंसिलिएशन। तो सेक्शन 10 में पावर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2A में डिफाइंड है। वो बेसिकली अगर सेंट्रल लेवल के ऑफिसेस फॉल करते हैं जो कंसर्न्स हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेफरिंग अथॉरिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट की वो बॉडीज हैं सारी तो वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी गवर्नमेंट हो जाता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो रेफर करती है डिस्प्यूट। अब किसको करती है, सेक्शन 10(1)A में ये करती है डिस्प्यूट रेफर टू दी बोर्ड। बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएट, बोर्ड का मतलब है कंसिलिएटर्स का बोर्ड। कंसिलिएटर्स है जो वो कंसिलिएशन करते हैं मैनेजमेंट में और एम्प्लॉय के बीच में, वर्कमैन के बीच में, कि समझौता कराने की कोशिश करते हैं, हाँ जी थोड़ा सॉल्व हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कुछ हो जाए, मतलब कि वो कोशिश करते हैं सिर्फ। अगर नहीं होता वो डिस्प्यूट कंसिलिएशन अगर फेल कर जाती है तो देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर्स द डिस्प्यूट टू द बोर्ड फॉर प्रमोटिंग अ सेटलमेंट देयरफॉर। फिर एक बोर्ड होता है, बोर्ड के पास भेजती है, या फिर रेफर एनी मैटर अपेयरिंग टू बी कनेक्टेड विद और रेलेवेंट टू द डिस्प्यूट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये सेकंड 1B में मैंने बोर्ड लिखा है, सॉरी ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, पहले में बोर्ड है, सेकंड में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है कि टू फाइंड आउट दी, इसमें इंक्वायरी की जरूरत होती है जिसमें, उसमें वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भेज देते हैं कि इसमें कुछ ऐसा डिस्प्यूट है कि इंक्वायरी चाहिए उसके लिए प्रॉपर। थर्ड है रेफर द डिस्प्यूट और एनी मैटर अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड विद और रेलेवेंट टू द डिस्प्यूट इफ इट रिलेट्स टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। अगर सेकंड शेड्यूल के, इसमें एक्ट में 5-6 शेड्यूल्स हैं, सेकंड शेड्यूल में कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स। तो अगर सेक्शन कोई भी मैटर सेकंड शेड्यूल का है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन फेलियर ऑफ कंसिलिएशन रेफर करेगी डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट के पास। ठीक है, लेबर कोर्ट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 7 में। लेबर कोड सेक्शन 7 में डिफाइंड। लेबर कोड बेसिकली कोर्ट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है, जिसका जज कोई हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होना चाहिए और या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होना चाहिए, वो उसका कोरम है जो भी है, सिंगल बेंच होता है। तो रेफर मैटर कर सकता है लेबर कोर्ट को। और 10(1)D कहता है रेफर द मैटर टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है, ट्रिब्यूनल
है सेकंड और थर्ड शेड्यूल, इन दोनों में से किसी एक के मैटर्स को रेफर कर सकते हैं ट्रिब्यूनल। बेसिकली कोर्ट और ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है। बेसिकली कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कोई खास फर्क नहीं है। अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं मैटर, नहीं तो कोर्ट के पास जाते हैं। बट हमने देखा हरियाणा, पंजाब, कहीं भी, चंडीगढ़ में इट इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट। तो अलग अलग ट्रिब्यूनल या कोर्ट नहीं है, एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो दोनों का होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी और लेबर कोर्ट का भी। तो वो एज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कभी एक्ट करता है, कभी लेबर कोर्ट एक्ट करता है। पर जो मेन चीज है कि अगर सेकंड शेड्यूल का कोई भी मैटर है, सेकंड शेड्यूल में मैटर्स में आपको बताया था, प्रोप्राइटी और लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडर्ड ऑर्डर्स, द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन इंक्लूडिंग रीस्टेटमेंट ऑफ और ग्रांट ऑफ रिलीफ ऑफ रॉन्गफुल डिसमिसल, withdrawal of any customary concession, illegality or otherwise of strike or lockout, all matters other than those specified in third schedule। मतलब कोई भी मैटर मैक्सिमम सेकंड शेड्यूल में ही होते हैं, और सेकंड शेड्यूल के जो मैटर है लेबर कोर्ट के पास एडजुडिकेशन के लिए जाता है, रेफरेंस को आंसर करती है, और एक या तो ट्रिब्यूनल के पास जब जाता है या कोर्ट के पास जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वो फिर एक अवार्ड पास करते हैं। सेक्शन 1A में अवार्ड है, सेक्शन 2 सॉरी अवार्ड बेसिकली जो जजमेंट होती है उसको अवार्ड बोलते हैं। लेबर कोर्ट के केस में लेबर कोर्ट इंडस्ट्री एक अवार्ड देती है। एक नेशनल ट्रिब्यूनल भी होता है, उसमें सिर्फ ये है कि जो बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं या जहां पे 2 या 3 स्टेट्स या 4 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और उसमें वो मैटर जाते हैं लेबर से रिलेटेड, पर उतना वो रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। एक इसमें कंसेप्ट है 10A, सेक्शन 10A में वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। पूरा एक आर्बिट्रेशन का चैप्टर है, उसमें बताया कि अगर दोनों पार्टी चाहे तो आर्बिट्रेशन के लिए जा सकती है। रेफरेंस वो जैसे आर्बिट्रेशन में होता है वैसे सेम प्रोसीजर है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी मैटर रेफर हुआ है ट्रिब्यूनल या कोर्ट को, तो उसमें वो डिसाइड करना है, अवार्ड देना ही देना है, चाहे वर्कमैन की डेथ भी हो जाए तो भी अवार्ड पास होएगा, चाहे उसके एलआईएस रिकॉर्ड पे आए या ना आए, अवार्ड फिर भी उसने पास करना ही करना है। और जो रेफरेंस है बेसिकली सेक्शन 10 में, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि इतने टाइम के बीच में होना चाहिए, तो देयर इज नो लिमिटेशन एज सच। बट कोर्ट्स फिर उसका जब ऐसे रेफरेंस में कोई डिले करता है तो वो उसका जो रिलीफ होता है वो वैसे कर्टेल हो जाता है कि कोर्ट देखती है कि ये तो डिले कर रहा है खुद ही, तो इसको रिलीफ भी कम दे दो। अब हम आते हैं लिटिगेशन किस पे आती है। लिटिगेशन जो है सारी आती है रिट्रेंचमेंट पे। सबसे पहले हम देखेंगे रिट्रेंचमेंट है क्या। रिट्रेंचमेंट सेक्शन 200 में डिफाइंड है। डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 200 में रिट्रेंचमेंट मींस द टर्मिनेशन by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as punishment inflicted by any way of disciplinary action, but does not include voluntary retirement, retirement of the workman on reaching the age of superannuation, and ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है डबल बी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट between the employer and the workman concerned on its expiry, or of such contract being terminated under stipulation in that behalf contained therein। तो ये कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपकी अपॉइंटमेंट, ज्यादातर क्या करती है जो रखता है एम्प्लॉयर, क्या करता है 89 डेज का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि आपको 89 डेज के लिए आपको हमने रख लिया, और फिर क्या करता है उसका 4-5 दिन की ब्रेक देके दोबारा 89 डेज के लिए रख लेता है। तो अगर 89 डेज के बाद 90 डे ना रखे तो क्या वो रिट्रेंचमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्लॉज वहां पे आ जाएगा, क्योंकि एज ए टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उसको टर्मिनेट किया उसकी सर्विसेज। तो एम्प्लॉयर इस क्लॉज का बेनिफिट लेते हैं। ये क्लॉज पहले नहीं था, बीच में ये ऐड हुआ है अमेंडमेंट से इन द ईयर इट वाज इंसर्टेड, नहीं हो गया था वैसे 53 में आ गया था, ये ओरिजिनल एक्ट में नहीं था 47 में, बट 53 में जब लालू को पता लग गया मुश्किल ऐसे, तो फिर उन्होंने ये क्लॉज डलवाया होगा गवर्नमेंट से। तो ये
क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लिटिगेशन जो डिफेंस है बेसिकली मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा इसका ही होता है कि हमने तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जी 1 साल का, 1 साल हो गया खत्म, हमने निकाल दिया, तो वी आर नॉट कवर्ड, दिस इज नॉट रिट्रेंचमेंट एंड वी आर नॉट लायबल टू गिव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या है? 25F जो सबसे ज्यादा लेबर लॉस की लिटिगेशन है 25F पे होती है। ये कहता है कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स। ये कहता है नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर अंडर एन एम्प्लॉयर shall be retrenched by that employer until यह है no workman employed in an industry who has been continuous service for not less than 1 year, 1 साल से कम की सर्विस नहीं होनी चाहिए उसकी, shall be retrenched by that employer until, उसी कंडीशन से रिट्रेंच कब नहीं कर सकता, जब तक the workman has been given 1 month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice। मीन्स या तो 1 महीने उसको नोटिस देना है, इसमें रीजंस बताना है कि हम तुझे रिट्रेंच कर रहे हैं, या फिर उस 1 महीने की वेजेस उसको देने हैं। वेजेस डिफाइंड है सेक्शन 2RR में, तो उस तरह से जो उसके वेजेस है वो देने हैं। सेकंड बी सबसे इंपॉर्टेंट, द वर्कमैन हैज बीन पेड at the time of retrenchment compensation which shall be equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of 6 months। पहली चीज है कि नोटिस देना उसने, दूसरा है कि he has paid compensation। compensation कैसे कैलकुलेट होगी? 15 days average pay for every completed year of continuous service। तो जैसे 4 साल काम किया है तो 15 दिन की सैलरी 4 बारी में कैलकुलेट कर लो आप, वो उसको कंपनसेशन देनी है। तो ग्रेचुइटी होगी फिर? हाँ, एक तरह से ग्रेचुइटी भी ऐसी होती है। नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज सर्व्ड ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले 2 क्लॉज है, ये वर्कमैन का जो डिफेंस होता है, वर्कमैन जब केस करता है तो वो इन 2 पॉइंट्स को लेके करता है कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि नोटिस देते नहीं कभी, क्योंकि नोटिस देंगे तो 1 महीने का देना पड़ेगा या फिर उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। और ये जो सेकंड बी कहता है कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वो अमाउंट ज्यादा होता है, वो देना नहीं चाहता कोई भी, बिना बात के फ्री में क्यों दे। तो ये दोनों चीजें नहीं होती, इन दोनों को लेके वर्कमैन जो है बेसिकली डिस्प्यूट करता है, फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाके अपना केस लड़ता है। तो इसमें एक और चीज है 25G और H, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही, क्योंकि इसमें 25G कहता है प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट। अगर रिट्रेंचमेंट करना भी है तो कैसे करना है, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है? वो कहता है where any workman in an industrial establishment who is a citizen of India is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen in that establishment in the absence of any agreement between the employer and the workman on this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman। बेसिकली इसको कहते हैं लास्ट कम फर्स्ट गो प्रिंसिपल। तो सबसे लास्ट में आया है उसको, 10 वर्कमैन है, 10 वर्कमैन काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 9 से, कोई 8 से, कोई 7 से, कोई 6 से, पर जो सबसे पहले अगर रिट्रेंच करना है और एक ही बंदे को रिट्रेंच करना है तो जो सबसे लास्ट में आया है, जिसका सबसे पीरियड सबसे कम है, उसको रिट्रेंच किया जाएगा। तो अगर इसकी भी वायलेशन होती है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज होता है और सीधा अपॉइंटमेंट होती है, उसकी दोबारा रीइंस्टेटमेंट होती है अगर इसकी वायलेशन को प्रूव करता है कोर्ट में। तो लास्ट कम फर्स्ट को प्रिंसिपल है कि जो लास्ट में आया सबसे पहले जाएगा, और फर्स्ट कम लास्ट को, जो सबसे पहले आया लास्ट में जाएगा। और 25G है ये, इसके साथ ही 25H भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच वर्कमैन। अगर दिया किसी ने और कल को किसी ने उसने दोबारा रखने हैं वो, तो इन्हीं को पहले चांस दिया जाएगा। अगर वो अवेलेबल है, अगर वो विलिंग है, अगर वो आते हैं तो उनको दिया जाएगा चांस। Where any workman are retrenched and the employer proposes to take into his employ any persons, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen to offer themselves for re-employment. And such retrenched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons. तो
ये तीन जो है 25 F, G और H, ये तीनों साथ ही रहते हैं हमेशा। तो भी 25 की F की वायलेशन होती है तो वो ये भी कहता है कि 25 G की वायलेशन भी है, और 25 H की वायलेशन भी वो कहता है कि हाँ है, क्योंकि सब पे ये सारे डिस्प्यूट रेस करता ही करता है। तो अगर ये सारी चीजें आती हैं जब डिस्प्यूट रेज होता है तो होता करेंगे क्या? अब लेबर एम्प्लॉयर वर्कमैन ने डिस्प्यूट रेज कर दिया, कंसिलिएशन फेल हो जाता है, 99% केसेस में कंसिलिएशन फेल होता है, फिर वो डिस्प्यूट जाता है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। अब लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? सेक्शन 11 में पूरा एलोबरेट प्रोसीजर है, पावर, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर्स, बोर्ड्स, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, वैसे सबकी पावर्स बताई हुई है। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करता है, बोर्ड क्या करता है? बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ कंसिलिएटर्स बेसिकली, जहां पे 3 या 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर एम्प्लॉय का होता है, एक मेंबर एम्प्लॉयर वर्कमैन की तरफ से होता है, या फिर ट्रिब्यूनल्स। तो important is section 11A, power of labor courts, tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen. Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of workmen has been referred to a labor court and it is satisfied that the order of discharge and dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workmen on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, और reinstatement दे सकता है या give such other relief to the workmen, including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require. तो ये जो और है reinstatement और क्या देगा, या फिर उसको या तो कंपनसेशन दे सकता है या फिर उसको, जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट ऐसा था जिसमें उसको कोई पनिशमेंट्स भी होती हैं, कोई बड़ी पनिशमेंट मिली हुई है एम्प्लॉयर से, उस पनिशमेंट को लेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोर्ट बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, 226 में जैसे हाईकोर्ट के पास पावर है वैसे सेक्शन 11A में इंडस्ट्रियल कोर्ट, ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट के पास पावर्स है, वेरी वाइड एंड डिस्क्रिशनरी, कहीं भी पूरी वाइड पावर्स है, कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की सारी पावर्स है, सर्च सीजर एविडेंस, ये वो सारी जैसे कोर्ट चलती है वैसे चलती है। अब जब अवार्ड जब डिसाइड करता है डिस्प्यूट कोई भी लेबर कोर्ट, तो एक अवार्ड को पब्लिश करता है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड अवार्ड, सेक्शन 17(1) कहता है कि एवरी रिपोर्ट ऑफ ए बोर्ड और ए कोर्ट में लेबर कोर्ट भी आ गया, ट्रिब्यूनल भी आ गया, टुगेदर विद एनी मिनट ऑफ डिसेंट रिकॉर्डेड देयरविद, every arbitration award and every award of labor court, tribunal or tribunal within a period of 30 days from the date of its receipt by the appropriate government be published in such manner as the appropriate government thinks fit. तो कोई भी अवार्ड जब गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जब अवार्ड पास हो तो गवर्नमेंट के पास गया वो, और गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश करना ऑफिशियल गजट में, तो विदिन 30 डेज उसको वो पब्लिश करना है। तो 17(1) कहता है विदिन 30 डेज इट हैज टू बी पब्लिश्ड, और जब पब्लिश हो जाए वो अवार्ड तो सेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17A जो भी है, द अवार्ड पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 1 शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। तो वो फाइनल है अवार्ड, उसके अगेंस्ट कोई अपील रिवीजन लाइव नहीं करती, इसीलिए हम रिट पिटीशन डालते हैं 226 में किसी भी लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अवार्ड को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस पे अब ये 30 डेज वाला है, अगर मान लो 28वें दिन कोई एक्स पार्टी हो जाता है एम्प्लॉयर और एक्स पार्टी अवार्ड पास हो जाता है, 30 दिन हो जाते हैं, पब्लिश हो जाता है अवार्ड, 2 महीने बाद एम्प्लॉयर को समझ आता है, पता लगता है, जब वो नोटिस आता है कि एग्जीक्यूट करो अवार्ड, तो उसे पता लगता है कि ये तो मेरे अगेंस्ट एक्स पार्टी है, तो एप्लीकेशन डालता है फॉर सेटिंग असाइड, जैसे सिविल कोर्ट में डालते हैं ऑर्डर 9 में। तो आज तक की जजमेंट 2018 से पहले की ये कहती थी कि कहीं भी एक्ट में ये नहीं लिखा कि इट हैज पावर ऑफ रिकॉलिंग इट्स ओन ऑर्डर एक्स पार्टी, ठीक है ना। कपड़ा एकता मजदूर यूनियन की एक जजमेंट थी, इसमें साफ साफ लिखा था कि लेबर कोर्ट हैज नो पावर ऑफ रिव्यू और रिकॉल ऑफ इट्स ओन ऑर्डर। पर अब नई जजमेंट आ गई है और उसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ ये कि पब्लिश हो गया अवार्ड, इट डजंट मीन कि एक्स पार्टी अवार्ड को सेट असाइड नहीं कर सकती है। इसमें मैंने हैंड नोट आपके सामने रखा है,
merely because award has become enforceable, not to necessarily mean that it has become binding. Labor code is not functus officio. Functus officio means it cannot function any further. Functus officio after award has become enforceable as far as setting aside ex parte award is concerned. In case party is able to show sufficient cause for its non-appearance, labor court is bound to consider such application. पहले तो application maintainable नहीं होती थी, पर अब सिर्फ setting aside expert review, वैसे review अभी भी नहीं है, review नहीं आप फाइल कर सकते लेबर कोड अवार्ड की दोबारा से कि आप गलत जजमेंट पास किया. You have the remedy of writ, only and only writ. You can go in writ court. तो पर ये जो पावर है ये अब मिल गई है 2018 की जजमेंट से, और इसमें ये कहा गया है कि अगर एक्सपर्टी अवार्ड है तो कोर्ट के सामने उसको सेट असाइड की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है और कोर्ट उसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. एनफोर्सेबल हो जाता है अवार्ड आफ्टर 30 डेज. बेसिकली आप एप्लीकेशन के मतलब कि वर्कमैन जाके उसको एग्जीक्यूट करा सकता है अगर उसमें स्टे नहीं है तो हाईकोर्ट के द्वारा. बट सेक्शन 7 अगर हाईकोर्ट स्टे कर देता है, आप रिट डालते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से और स्टे ले लेते हैं एक्स पार्टी, तो 17B उसके लिए आता है एप्लीकेशन में पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट्स, वेयर इन एनी केस अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल बाय इट्स अवार्ड डायरेक्ट्स रीस्टेटमेंट ऑफ एनी वर्कमैन and the employer prefers any proceedings against such award in a high court or the supreme court, the employer shall be liable to pay such workman during the period of pendency of such proceedings to the high court or the supreme court full wages last drawn by him, inclusive of any maintenance allowance admissible to him under any rule if the workman had not been employed in any establishment during such period and an affidavit by such workman had been filed to that effect in such court. बेसिकली होता है क्या, जब स्टे हो जाता है तो वर्कमैन तो बेचारा लिम्बो में हो जाता है, ना तो उसका नौकरी ना कुछ, जीता हुआ केस फिर भी कुछ नहीं. तो उसके लिए ये 17B इसकी हेल्प के लिए उसने एक एप्लीकेशन मूव करनी है सेक्शन 17B में along with an affidavit saying that कि मैं कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं हूँ गेनफुली और मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो मुझे जो फुल वेजेस लास्ट ड्रॉन थी वो मेरे को दी जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स. तो वो हाई कोर्ट अलाउ करता है सेक्शन 17B. या फिर एम्प्लॉयर ये शो कर सकता है कि नहीं नहीं ये गेनफुली एम्प्लॉयड है, अगर वो ये शो कर देता है तो हाई कोर्ट डिक्लाइन भी कर सकता है कि तुम्हें 17B की कंपनसेशन नहीं मिलेगी. तो ये सेक्शन 17B की लिटिगेशन हाई कोर्ट में आती है अगर एम्प्लॉयर स्टे ले लेता है. तो यहाँ पे फुल वेजेस लास्ट ड्रॉन का मतलब वेजेस तो सेक्शन 2RR में जो भी होती है वेजेस उसकी वो डिफाइंड है. इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 36 है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज को रिप्रेजेंट कौन करेगा. इसमें कि हम लॉयर एज अ लॉयर यू कैन नॉट रिप्रेजेंट अ पार्टी, तो इसमें एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी को अपॉइंट कर सकता है, एम्प्लॉयर भी और वर्कमैन भी, और वो जाके बेसिकली लॉयर्स ही होते हैं बट वो इन द कैपेसिटी ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पेश होते हैं कोर्ट में. पर इस पे एक जजमेंट भी है हमारे हाई कोर्ट की फुल बेंच की, मेरे पास साइटेशन नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है जजमेंट, बट मैं उसके नोटेड है अपना जस्टिस MS गिल की फुल बेंच है. उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पहले एक्ट लिखा हुआ है कि नो पार्टी टू डिस्प्यूट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर इन एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट और इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट. तो सेक्शन 36(3) में साफ साफ बार किया हुआ है लीगल प्रैक्टिशनर को to represent any of the parties either before conciliation or before court or tribunal. पर 4 में लिखा हुआ है कि he can be party to a dispute may be represented by legal practitioner with the consent of the other parties to the proceeding and with the leave of the labor court as the case may be. अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती, दूसरी पार्टी एग्री करती है तो कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकती है आपकी एप्लीकेशन की लॉयर भी पेश, बेसिकली दोनों तरफ से लॉयर होते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता, तो दोनों तरफ से लॉयर पेश हो सकते हैं बट विद द लीव ऑफ द कोर्ट. पर मैक्सिमम केसेस में हम एज ऑथराइज एक लेटर हेड पे लिखवा लेते हैं उनसे कि वी आर ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट सो एंड सो. तो वर्कमैन या एम्प्लॉयर जिसके भी साइन वो करके दे देगा और हम ऐसा वकालतनामा वो पेश करते हैं, वहां पे वकालतनामा नहीं फाइल होता. तो ये है इसमें. अब अगर लेबर कोर्ट अवार्ड पास कर दे 17(1) कहता है 30 डेज के बाद इट बिकम्स एनफोर्सेबल,
तो अगर किसी ने हाईकोर्ट में स्टे नहीं लिया तो इन्फोर्स कैसे कराएगा वो? तो उसके लिए प्रोसीजर सारा 33C में दिया हुआ है। बेसिकली इट इज लाइक एन एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड। जैसे सिविल सूट को हम एग्जीक्यूट कराते हैं वैसी सेम प्रोसीजर है 33C(1) और 2 में। तो वो जैसे कोई भी बेसिकली आजकल तो सिविल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट होती है उसी को पावर्स दी हुई है। लेबर कोर्ट खुद एग्जीक्यूट भी नहीं करता क्योंकि वहां डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है तो वो कहता है कि हम इतना का ये काम नहीं करेंगे। तो ये काम हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स वगैरह अमेंड किए और उसके बाद ये पावर उनको दी हुई है सिविल कोर्ट्स को टू एग्जीक्यूट द अवार्ड्स पास बाय द लेबर कोर्ट। तो इसमें जब लेबर कोर्ट, अब इसमें 2-3 जजमेंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। जो आजकल रेलेवेंट लॉ यही है कि रीइंस्टेटमेंट इज नॉट अ राइट। बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर राजस्थान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, से गीतम सिंह के एक जजमेंट है 2013 में। उससे पहले बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग जजमेंट थी बट 2013 की जजमेंट आई है जो अब तक एप्लीकेबल है। ये कहती है even if there is violation of section 25F of the act, the monetary compensation as deemed appropriate by courts should be awarded to the workman and not reinstatement into service। मतलब कि 25F तो कहता है reinstatement, वो कहीं नहीं कहता कि आपने वो देना है compensation, बट कोर्ट्स ने ये इवॉल्व किया and now it is precedent कि आप उसको compensation दे सकते हो depending upon certain circumstances। वो हमारी फुल बेंच ने हमारी हाई कोर्ट की म्युनिसिपल काउंसिल दीनानगर में साफ साफ बताया था फैक्टर्स कौन कौन से होंगे और उसमें बताया कि इट हैज बीन हेल्ड दैट इन केस ऑफ डेली वेजर एंड whose termination has been found to be violation of section 25F, the labor court while awarding relief would have to take into consideration various aspects, that is nature of appointment, availability of post, availability of work, whether appointment was as per rules and statutory provisions, length of service, as also delay in having raised industrial disputes। लेकिन कोई एग्जॉस्टेड नहीं है और भी चीजें हो सकती हैं। तो गीतम ये दीनानगर वाली जजमेंट में हमारी हाई कोर्ट ने ये पैरामीटर्स फ्रेम किए और फिर उसके बाद जो इस जजमेंट में दिया वो अगर वो 1 साल की सर्विस उसने की थी और उसको निकाल दिया 25F अवार्ड उसके फेवर में आया तो हाई कोर्ट ने रीइंस्टेटमेंट सेट असाइड करके उसको 1 लाख रुपए कंपनसेशन दी जो उसने 1 साल काम किया था बेसिकली। तो आजकल जो कोर्ट्स हाई कोर्ट तो यही लेती है कि 1 साल तो 1 लाख, 2 साल तो 2 लाख, 5 साल तो 5 लाख। तो जितनी सर्विस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सर्विस कितनी है। तो ये आजकल जो लॉ चल रहा है हमारे हाई कोर्ट में ये चल रहा है। तो ये एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू, बहुत बड़ा एक्ट बहुत छोटा है बेसिकली। एक्ट में ज्यादा सेक्शंस नहीं है, 36-37 सेक्शन ही है। पर सिर्फ अगर हम इंडस्ट्री पे अगर एक दिन डिस्कस करें तो 2 घंटे डिस्कस हो सकता है, सिर्फ वर्कमैन पे 2 घंटे हो सकता है और 25F पे 200BB पे सिर्फ 200BB पे मतलब यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट्स, कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स। कोई देता है रिलीफ, कोई नहीं देता है, कोई मानता है कि ये तो बैड प्रैक्टिस है, दिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी डिफाइंड है यहाँ पे हमारे इस एक्ट में। अच्छा एक बहुत जो आजकल के जो कोविड चल रहा है जैसे, तो एक टर्म है लेबर कोर्ट एक्ट में हमने देखा नहीं, लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब क्या होता है? अगर कोई लॉकआउट हो जाता है तो उसमें भी कंपनसेशन देनी पड़ती है। अब लॉकआउट में ये मैं आपको बताऊंगा, एक जजमेंट है उसमें ये कहा था कि एन एम्प्लॉयर shuts down his place of business as a means of reprisal or as an instrument of coercion or as a mode of exerting pressure on the employees। मतलब कि वो एज अ मोड ऑफ प्रेशर डालना चाहता है लॉकडाउन और इसलिए लॉकडाउन करता है तो वो लॉकडाउन माना जाएगा। और लॉकडाउन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अलग है कि उसको वो फिर वही कंपनसेशन देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी वो अलग चीज है। बट इफ ऑन द अदर हैंड he shuts down his work because he cannot, for instance, get the raw materials or the fuel or the power necessary to carry on his manufacturing, or because he is unable to sell the goods he has made, or because his credit is exhausted, or because he is losing money, that it would not amount to lockout। आज के सीजन में, आज के इस दौर में अगर कोई अपना बंद कर देता है, सिस्टम बंद कर देता है अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री, तो और इस रीजन से कि मेरे से तो गुजारा नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, माल बिक नहीं रहा, प्रॉफिट हो नहीं रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है,
तो अगर वो बंद कर देता है तो इट वुड नॉट अमाउंट टू लॉकआउट। ये एक इंपॉर्टेंट है जो मुझे आज के कंसेप्ट में मिला था। तो लॉकआउट के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? है तो लॉकआउट के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? नहीं, वो लॉकआउट वो अगर बंद कर देगा तो इट वुड नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट, तो उसे कंपनसेशन जो वर्कमैन क्लेम कर सकता है एज पर लॉकआउट उसको नहीं मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज लॉकआउट मींस उसको बंदे को आप निकाल रहे हो, उसको रिटायरमेंट कंपनसेशन देनी पड़ेगी बेसिकली। एक चीज और एक मैंने सारा नहीं कवर किया आज, मैंने थोड़े से टॉपिक्स नहीं कवर किए जो बहुत ज्यादा हमारे रेलेवेंट नहीं है, वो भी हैं बट एज अ वर्कमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। ले ऑफ है, लॉकआउट है, ये सब चीजें मैंने लॉकआउट का मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आज के दौर में ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ वो बाई चांस मतलब क्योंकि छोटा हाँ बड़ी बात, इसमें जो डेफिनेशन है 1 ईयर की वो 25B में दी हुई है कंटिन्यूअस सर्विस। सॉरी वो तो टॉपिक ही रहा है, ये मैंने किया हुआ है 25B। यस बहुत इंपॉर्टेंट है 25 कंटिन्यूअस सर्विस। 25F में हमने पढ़ा, 25F कहता है नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री हु हैज बीन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1। ये फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर जो है ना डिफाइंड कंटिन्यूअस सर्विस कहां पे है? 25B में, कैपिटल बी में, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर 5 के लिए है बेसिकली। इट सेज अ वर्कमैन शैल बी said to be in continuous service for a period if he is for that period in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike which is not illegal or a lockout or a cessation of work which is not due to any fault on the part of workman। तो एक साल की सर्विस का मतलब क्या है? पिछली एक साल की सर्विस कॉन्टिन्यूअस, मतलब उसमें लीव है, एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं कैलकुलेट होएगा, उसको बीच में ही कैलकुलेट किया जाएगा। Second, where a workman is not in continuous service within the meaning of clause 1 for a period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer। ये important है कि अगर for a period of 1 year, ये नहीं पूरे एक साल काम किया हो, for a period of 1 year, if the workman during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, ये डेट कौन सी है? जिसमें वो कह रहा है कि मुझे टर्मिनेट कर दिया, मुझे निकाल दिया, मुझे डिसमिस कर दिया, मुझे रिट्रेंच कर दिया, has actually worked under the employer for not less than 190 days in the case of workmen employed below ground। माइंस में कोई काम कर रहा है तो उसने ये शो करना है कि मैंने 190 दिन काम किया है अपना पिछले एक साल में, भले 365 दिन नहीं शो करना, उसने शो करना है सिर्फ 190 दिन और 240 डेज इन एनी अदर केस। तो हमारे लिए माइन हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हमारे यहाँ कोई माइंस खास नहीं है, बट 240 डेज तो चलता है। वो कहते हैं कि लास्ट 1 ईयर में 240 डेज आपने काम किया होगा तो आप रिट्रेंच माने जाओगे बेसिकली। जब रिटेंचमेंट का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो कहता है लास्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट 1 ईयर। तो कॉन्टिन्यूस लास्ट 1 ईयर का मतलब ये नहीं पूरा साल, पूरे साल में 240 दिन को शो कर दी मैंने काम किया है, लास्ट उस जिस डेट को वो रिट्रेंच वो कह रहा है मुझे किया उससे बैकवर्ड चलेंगे हम। उससे पहले वाले 12 महीने में उसने ये शो करना है कि मैंने 240 दिन काम किया है, चाहे उसने एक महीने में 30 दिन किया है, किसी में 10 किया है, किसी में 30 किया है, किसी में 15 किया है, टोटल 240 होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर ये शो कर देगा कि मैंने 240 दिन काम किया है लास्ट 1 ईयर में, तो वो रिट्रेंचमेंट को शो कर पाएगा और फिर उसको उसका कंपनसेशन नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला, तो ही कैन रेज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड ही कैन गो टू लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर रीइंस्टेटमेंट। तो ये ओवरव्यू था एक। विशाल कैन ओपन द सेशन। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह आजकल जिस तरह लॉकडाउन कोर्ट उन्होंने ये कह दिया कि आप सैलरी दो, गवर्नमेंट ने कहा हुआ था कुछ दिन पहले कि सैलरी दो कंपल्सरीली, ठीक है, लेकिन दैट इज इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर टू राइट टू वर्क एंड राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी है। नहीं केरल में एम्प्लॉयर से चैलेंज भी किया है, ये नोटिफिकेशन या जो गाइडलाइंस निकाली है तो धियाना वालों ने चैलेंज किया, मुंबई you वालों cannot ने force us to मैंडेटरी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस हैं। उन्होंने कहा है कि एवरीबॉडी
should try to make the payments. हाँ रिकमेंडेटरी है वो, यार अनम्यूट कर दे विशाल सबको. कर देता हूँ. ऑल आर अनम्यूट भाई, आ जाओ. करण कह रहा था कुछ. I wanted to say that there are two recommendations. One, as Vishalji and Mr. Goyal has pointed out, the advisory by the Ministry of Labour and Employment is merely advisory in nature. However, the Home Ministry, which deals with this act, the Disaster Management Act, Epidemics Act, under that the order has been passed, which is binding in nature. So yes, exactly. So the reason वही चैलेंज हुआ है केरला हाई कोर्ट में, चैलेंज हुआ है. the सुप्रीम कोर्ट में दो order जगह passed चैलेंज हुआ है. by सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ. passed by the Ministry of Home Affairs makes it mandatory because it is passed under MDRF Act. So, however, there are various stipulations. If you read that guideline, they formed a committee and they say that you have to explain the reasons doing so. So, well covers the act also. अगर आप यही कह दोगे कि I'm not working and I'm not earning, and there is वही मैंने वो लॉकआउट में बताया, लॉकआउट के लिए. so then you can reduce also salary, then you can lay off also. lay off भी कर सकते हैं. lay off भी कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा